हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि जो मेरा पहला वाला वीडियो था, सेकंड वीडियो जो मैं आपको 2 वीडियोस भेज चुकी हूँ इस टॉपिक के, हम लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं जहाँ पे हम केवल एक जनरल इंट्रोडक्शन दे रहे हैं अलग अलग पार्ट्स के, साइंस के जो अलग अलग ब्रांचेस हैं, जहाँ पे पूरी एक नींव रखी हुई है, जहाँ पे पूरी एक बेस रखा हुआ है। उस बेस के बारे में हम लोगों ने बात कर रहे हैं, हम लोग जो है वो बात कर रहे हैं। कल जो था हम लोगों ने डिस्कस किया था रॉबर्ट ब्राउन के बारे में, हमने बात करी थी रॉबर्ट हुक के बारे में, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक के बारे में हम लोगों ने बात करी थी। या फिर अगर मैं बात करूं, हम लोगों ने डिस्कस किया था कि न्यूक्लियस की खोज किसने की थी या केंद्रक की खोज किसने की थी। उसी कड़ी के अंदर आज हम थर्ड वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जेनेटिक्स के बारे में। जेनेटिक्स यानी कि इसको हम हिंदी में बोलेंगे आनुवांशिकी। ठीक है, जेनेटिक्स मतलब आनुवांशिकी। तो सबसे पहली बात आती है कि जेनेटिक्स या फिर जीन्स है क्या चीज। ठीक है, या फिर अगर मैं ये बोलूं कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जीन क्या है, व्हाट इज जीन। ठीक है, जिसको हिंदी में भी जीन ही बोलेंगे और इंग्लिश में भी ये जीन ही बोलेंगे। इसको बताने से पहले मैं एक बहुत छोटी सी चीज आप लोगों से डिस्कस करने वाली हूँ कि हमारी बॉडी के अंदर या प्लांट बॉडी के अंदर एक सबसे छोटी सी चीज होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, डीएनए बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डीएनए। आप लोगों को सबको मालूम है ये चीज कि कोशिका जो होती है, कोशिका के अंदर एक और चीज होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, केंद्रक। क्या बोलते हैं इसको बेटा? केंद्रक बोलते हैं। और जो ये केंद्रक होता है, इस केंद्रक के अंदर अगर हम बात करें, यहाँ पे इस तरह से एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं क्रोमेटिन। क्या बोलते हैं? क्रोमेटिन। क्रोमेटिन। और केंद्रक मतलब क्या हुआ? न्यूक्लियस, है ना। ओके, तो जो क्रोमेटिन है या फिर जो न्यूक्लियस के अंदर क्या है? क्रोमेटिन है। क्रोमेटिन के अंदर क्या होता है? डीएनए प्लस प्रोटीन। और प्रोटीन भी कौन से वाले? इनको हम क्या बोलते हैं? हिस्टोन प्रोटीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा इनको? हिस्टोन प्रोटीन्स बोलते हैं। मैंने क्या कही आपसे बात, मैंने बहुत छोटी सी बात कही। जीन को समझाने से पहले देखो, अगर मैं आपसे ये कहूं कि वो फला बंदा जो है वो कहाँ रहता है, ठीक है, अब मैं ये कहूं कि भाई साहब वो मध्य प्रदेश में या उत्तर प्रदेश में एक जिला है और उस जिले में वो गांव है और वो नुक्कड़ है और वहां वो रहता है, तभी आप जा पाओगे ना। अब मैं ये कह दूं कि वो इंसान मध्य प्रदेश में रहता है, चलो चले जाओ। अब मध्य प्रदेश तो बहुत बड़ा है ना, ठीक है, या उत्तर प्रदेश भी बहुत बड़ा है, राजस्थान भी बहुत बड़ा है। अब मैं ये कहूंगी ठीक है, मैं गरिमा, मैं राजस्थान में रहती हूँ, ठीक है, अब राजस्थान में मैं कहाँ रहती हूँ, ठीक है, या फिर मेरा पर्टिकुलरली एड्रेस क्या है, तो उसको जानने के लिए आपको ये जरूरी है कि मैं आपको पूरा अपना एड्रेस दूं, तब आप मेरे बारे में और जान पाओगे, मेरे से मिल पाओगे। सेम एज इट इज यहीं पे मैं बात करने वाली हूँ जीन्स के बारे में। तो जीन है क्या चीज, मतलब बेसिक चीज जीन क्या है, आप लोग सब 11th 12th में पढ़ के आए हो मेरे पास, तो बेटा समझना इस चीज को। जीन्स का मतलब क्या होता है कि अगर मैं ये बोलूं कि जो कोशिका होती है, ठीक है, कोशिका का जो दिमाग होता है वो क्या होता है? केंद्रक। यानी कि जो भी सेल है हमारी, उसका जो ब्रेन है वो क्या है? न्यूक्लियस है। और ये जो न्यूक्लियस है ये रेगुलेट करता है हर चीज। कोशिका यानी कि सेल कब रिप्रोडक्शन करेगी, जनन करेगी, कब रेस्पिरेशन करेगी, कब एक्सक्रीशन करेगी, मतलब जो भी चीजें होंगी वो सारा कौन डिटरमाइन करेगा, कौन कंट्रोल करेगा? वो करेगा हमारा न्यूक्लियस, कंट्रोल करेगा। अब बेटा न्यूक्लियस के अंदर एक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? क्रोमेटिन। ये एक थ्रेड लाइक या धागे नुमा संरचना होती है। कैसी होती है? थ्रेड लाइक या फिर धागे नुमा संरचना होती है। और डीएनए के साथ में प्रोटीन जुड़े हुए होते हैं। बेटा याद रखना, मैंने आप लोगों को अपने फर्स्ट वीडियो के अंदर एक चीज बताई थी यूकैरियोट और प्रोकैरियोट के बारे, यूकैरियोट और प्रोकैरियोट के बारे में। मैंने क्या कहा था आपसे? मैंने ये कहा था
प्रोकैरियोट के अंदर डीएनए जो होता है वो नेकेड होता है, मतलब वहां पे डीएनए के ऊपर कोई प्रोटेक्टिव कोट नहीं होता है। लेकिन अगर मैं यूकैरियोट्स की बात करूं तो यूकैरियोट के अंदर एक पर्टिकुलरली प्रोटेक्टिव कोट होता है न्यूक्लियस के अंदर, प्लस डीएनए के अंदर भी यहाँ पे एक कोट होता है, प्रोटीन होता है जो उसके साथ आगे बाइंड होते हैं, उससे जुड़े हुए होते हैं, और उन प्रोटीन को हम हिस्टोन प्रोटीन्स बोलते हैं। ठीक है, इनके बारे में हम लोग और डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। तो अब बात आती है मुद्दे की कि भाई मैडम ये तो बात समझ में आ गई, हमें एड्रेस तो मिल गया, लेकिन ये जीन क्या है? जीन इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द डीएनए विच कैरी एनी कैरेक्टर। सब डीएनए का सबसे छोटा भाग, आई रिपीट, डीएनए का वह सबसे छोटा भाग जिसके अंदर कोई भी एक लक्षण या कोई एक कैरेक्टर है, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? उसको हम जीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीन बोलते हैं। आई रिपीट, डीएनए स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द डीएनए विच कैरी अ कैरेक्टर। द डीएनए का सबसे छोटा भाग जिसमें कोई एक कैरेक्टर कैरी कर रहा है। जैसे कि मान लो कि किसी इंसान के जो बाल हैं वो कैसे हैं? भूरे हैं। तो और वही बालों का जो रंग है उसके बच्चों के अंदर भी होगा। तो ये भूरा रंग जो है वो माँ बाप से कहाँ गया? बच्चों के अंदर गया। ठीक है, या फिर अगर पेरेंट्स जो हैं वो गोरे हैं या सांवले हैं और उनके बच्चों का कलर भी डेफिनेटली उन पे ही जाएगा। या फिर बहुत सारी छोटी छोटी सी हैबिट्स होती हैं, या कोई कैरेक्टर या कोई बीमारी या कोई डिजीज, ठीक है, जो आपके पेरेंट्स से आप में आई हैं। ठीक है, तो उसी चीज को हम क्या बोल रहे हैं? जो भी एक कैरेक्टर जो कैरी किया जा रहा है वो क्या होता है? वो कहाँ पे कोडेड होता है? वो जीन के अंदर कोडेड होता है। ठीक है, अब हम बीएससी फर्स्ट ईयर में हैं और आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होता है कि डीएनए को हमने दो पार्ट में बांटा गया है, इंट्रॉन और एक्सॉन। एक्सॉन और इंट्रॉन, इसको हिंदी में भी इंट्रॉन ही बोलेंगे और इसको हिंदी में ही एक्सॉन बोलेंगे। ठीक है, तो याद रखना कि एक्सॉन जो होता है, एक्सॉन जो है वो क्या करता है? अगर मैं ये बोलूं कि एक्सॉन का काम क्या है और इंट्रॉन का काम क्या है, तो एक मिनट के लिए आप समझना मेरी बात को। जो कोडिंग पार्ट होता है, कोडिंग पार्ट का मतलब क्या हुआ? कोडिंग का मतलब ये हुआ जो आगे अपने आप को प्रदर्शित करता है, अपने आप को एक्सप्रेस करता है, वो वाला पार्ट क्या कहलाता है? एक्सॉन कहलाता है। और जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करता, अपने आप को शो नहीं करता, वो वाला भाग क्या कहलाता है? इंट्रॉन कहलाता है। अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझना है इस चीज को। चलिए, एक्सॉन इंट्रॉन आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। सो अगर मैं ओवरऑल यहाँ पे बात करूं कि भाई मैडम कुछ समझ नहीं आ रहा, जरा डिटेल में समझाओ, है ना? चलो, यही मन में आ रहा होगा, समझो इस चीज को। देखो बेटा, डीएनए से डीएनए बनता है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं रेप्लिकेशन। मतलब डीएनए से डीएनए बन जाएगा, उसको हम क्या बोलते हैं? रेप्लिकेशन। डीएनए से ही एमआरएनए बनता है, इसको हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, और एमआरएनए से प्रोटीन बनता है, इस चीज को हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। ठीक है, याद रखना इस चीज को। ठीक है, दोबारा बोल रही हूँ, डीएनए से डीएनए बनता है रेप्लिकेशन, डीएनए से एमआरएनए बनता है ट्रांसक्रिप्शन, और एमआरएनए से प्रोटीन बनता है, इसको हम ट्रांसलेशन बोलते हैं। तो अल्टीमेटली जीन से क्या बन रहा है? प्रोटीन बन रहा है। अब जो जीन प्रोटीन बना सकता है, जिसमें पावर है उस चीज की, तो उसको हम क्या बोलेंगे? वो वाला पार्ट क्या होता है? एक्सॉन। और जीन का, यानी कि अगर मैं बोलूं कि डीएनए का वो पार्ट जो आगे कोडिंग नहीं करता है, नॉन कोडेड पार्ट होता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इंट्रॉन बोलेंगे। तो ये बात तो होपफुली आपको समझ में आ गई होगी। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे आपसे बात करती हूँ। यस, तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा होपफुली। तो बच्चों, मैंने क्या कहा यहाँ पे कि डीएनए से डीएनए बना, डीएनए से एमआरएनए बना और एमआरएनए से प्रोटीन बना। ठीक है, तो यहाँ पे ये प्रोसेस होता है। तो ये आपको बेसिक समझ में आ गया कि भाई जीन क्या होता है। ठीक है, अब आपको जीन समझ में आ गया।
अगर हम इसी के बारे में पढ़ें, किसके बारे में पढ़ें बेटा, अगर हम जीन के बारे में पढ़ें, अगर हम जीन के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ें, जीन काम क्या कर रहा है इसके बारे में पढ़ें, तो साइंस की उस ब्रांच को हम आनुवांशिकी या फिर उसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जेनेटिक्स बोलते हैं। द ब्रांच ऑफ द साइंस इन विच वी डिस्कस अबाउट एंड वी रीड अबाउट द जीन्स, विज्ञान की वह शाखा जहां पे हम जीन के बारे में पढ़ते हैं, तो वो शाखा क्या कहलाती है, जेनेटिक्स यानी कि आनुवांशिकी कहलाती है। क्लियर हो गई ये चीज। चलो अब बेटा ध्यान रखना कि जो जीन जो होता है ना, जीन के बारे में पता है बहुत सारे रिसर्च हुए हैं। अच्छा एक चीज आपको मैं बताना भूल गई कि सबसे न्यूनतम इकाई, सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट को क्या बोलते हैं, जीन। और जो हमारा पूरा डीएनए है, सारा डीएनए, कंप्लीट होल डीएनए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीनोम। ठीक है, इसको हमने क्या नाम दिया, जीनोम नाम दिया। ठीक है, तो जो स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द डीएनए इज कॉल्ड जीन और द होल पार्ट इज कॉल्ड द जीनोम। क्लियर, पक्का, ओके। चलिए अब हम थोड़ा सा और आगे चले। भाई साहब ये चीज जो है, ये कहानी जो है मैंने जो आपको सुनाई जीन की, अब इसके बारे में बहुत पहले कोई नहीं जानता था। मैंने आपसे कल परसों भी कहा था ये चीज कि धीरे धीरे जैसे जैसे सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार होता गया, आई रिपीट, जैसे जैसे धीरे धीरे सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार होता गया, वैसे वैसे प्रयोगों की संख्या बढ़ती गई और हमें कोशिका के बारे में और जानकारी मिलती गई। अब यहाँ पे एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था ग्रेगर जोहान मेंडल। ठीक है, आई रिपीट, ग्रेगर जोहान मेंडल। अब जो मेंडल थे उन्होंने मतलब असाधारण प्रयोग करे थे मटर के ऊपर। ठीक है, आप लोगों ने सबने मेंडल के आनुवंशिकी के नियम जो हैं, आप लोग सभी 9, 10, 11, 12 के अंदर पढ़ते आ रहे हो, आप लोगों ने सब कुछ वो पढ़ा हुआ है। तो बेटा अगर मैं ये बोलूं कि सबसे उनके साथ ट्रेजेडी ये हुई कि उन्होंने मटर को चूज किया। ठीक है, पहले तो वो बहुत गरीब थे, लेकिन उनके वो मैथमेटिशियंस बहुत अच्छे थे, मतलब बहुत ही अच्छे, वो बहुत ही शानदार क्या थे, मैथमेटिशियन थे। तो उन्होंने क्या काम किया, उन्होंने एक काम किया, उन्होंने मटर के पौधे को यूज किया, मटर से उन्होंने क्रॉस कराया, हाइब्रिडाइजेशन कराया यानी कि संकरण कराया। ठीक है, और उन्होंने बहुत सारे रिजल्ट देखे उसके अंदर, और उन्होंने कहा कि भाई कोई ना कोई कारक होता है, कोई ना कोई फैक्टर होता है जो किसी भी पेरेंट से बच्चे में, बच्चे से उसके बच्चे के अंदर जाता है। उसको, उस शब्द को उन्होंने फैक्टर यानी कि कारक नाम दिया, और इसी को ही आगे जीन नाम कहा गया। अब जीन का जो बेसिक है वो हमें मेंडल ने बताया था, लेकिन देखो एक ट्रेजेडी क्या हुई उनके साथ में कि उन्होंने लगभग इस पे जो प्रयोग किए थे वो किए थे लगभग 8 साल तक। ठीक है, उन्होंने 8 साल तक प्रयोग किए, और सन 1865 में चेकोस्लोवाकिया जो एक जगह है वहां पे उन्होंने अपना पेपर प्रेजेंट किया था। आप लोगों को पता होगा कि साइंस फील्ड में जब हम रहते हैं, कोई भी हम रिसर्च करते हैं, तो उस रिसर्च को ऐसा नहीं कि अखबार में छापते हैं, और पेपर का मतलब ये नहीं कि पेपर का टुकड़ा। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने इस रिजल्ट को दिया कहाँ पे, एक्चुअली होता क्या है बेटा, मैं आपको बता दूं कि एक पूरी कॉन्फ्रेंस होती है वैज्ञानिक लोगों की। ठीक है, उस वैज्ञानिक लोगों की जो कॉन्फ्रेंस में क्या होता है कि आपने क्या चीजें करी हैं या आपने क्या शोध किए हैं, इसके बारे में आपको बताना होता है ना। तो उन्होंने भी बताया, है ना। और अगर आपकी बात सर्वमान्य होती है, यानी कि आपकी बात लोग बहुत ध्यान से सुनते हैं, सर्वमान्य होती है, तो भाई ठीक है, वो जो है आपके काम को अप्रूवल दे देती है, वो जो संस्था होती है वो आपके काम को अप्रूवल दे देती है। फिर आगे की और फॉर्मेलिटीज होती हैं पेटेंट वगैरह की। तो भाई उन्होंने 1865 में चेकोस्लोवाकिया के अंदर उन्होंने क्या किया, अपना पेपर प्रेजेंट किया, और उन्होंने क्या कहते हैं, अपना भाषण दिया और अपने बारे में बताया कि भाई मैंने मटर पे प्रयोग किए थे, जीन होता है, ये होता है। तो उनकी उस बात पे किसी ने ध्यान नहीं दिया। ठीक है, क्यों नहीं दिया,
अब ऐसा उस टाइम पे अपन तो थे नहीं, लेकिन हम लोगों को जो बातें समझ में आती हैं, जो हम लोगों ने पढ़ा है, तो हम लोग ये पढ़ते हैं उसके अकॉर्डिंगली कि भाई उस टाइम पे क्या हुआ कि डार्विन का सिद्धांत आया हुआ था, ठीक है, प्रकृति वर्ण का सिद्धांत, सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट। आपको याद होगा, आप लोगों ने भी उद विकास के अंदर डार्विन का सिद्धांत जरूर से पढ़ा हुआ होगा। तो बेटा उस टाइम पे उन्होंने किसका सिद्धांत दिया था? डार्विन का सिद्धांत आया हुआ था, और लोग बाग उन्हीं के बारे में बातें कर रहे थे, डिस्कशन कर रहे थे, और इनकी बात को कोई समझ नहीं पाया, कोई सुन नहीं पाया, और फाइनली इनकी बात को कोई प्रभावित नहीं कर पाया। और उसके बाद क्या हुआ कि इनको थोड़े टाइम बाद इनकी डेथ हो गई, है ना, डेथ हो गई, ठीक है। उसके बाद 3 साइंटिस्ट थे, है ना। अब उन 3 साइंटिस्ट ने इनकी डेथ होने के 35 साल बाद काम करना शुरू किया। तो बेटा जहां पे भी अगर मैं कोई काम कर रही हूं तो मैं पुरानी थीसिस पढ़ूंगी कि भाई पहले भाई इस विषय पे काम तो नहीं हो चुका, ठीक है। तो अब मैंने पुरानी थीसिस पढ़ी, अब वो 3 अलग अलग जगह पे 3 अलग अलग साइंटिस्ट थे। मतलब आप ये देखिए कि बंदे की डेथ के बाद में 3 लोग अलग अलग काम कर रहे हैं, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने सेम चीज को बताया। वो लोग मिले और उन्होंने मेंडल के काम को दुनिया के सामने वो लेकर आए, है ना। और वो मेंडल के काम को दुनिया के सामने लेकर आए, प्लस उन्होंने जो मेंडल ने जो खोज की थी, मेंडल ने जो भी चीजों के बारे में बताया था, उनके बारे में उन्होंने दुनिया को बताया, और तब जाके दुनिया ये समझी, हाँ भाई सही बात है। और उन्होंने अगर हम बात करें कि दुनिया जो है वो समझी, और उसके बाद में उनको नोबेल प्राइज भी मिला था। मेंडल को डेथ के बाद में नोबेल प्राइज मिला था। तो कहने का मतलब ये है कि ये सारी चीजें हुई थी मेंडल जी के साथ में, लेकिन इन्होंने बहुत ही बुद्धिमत्ता से प्रयोग किए थे, और 3 नियम दिए थे। कौन कौन से नियम दिए थे? लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। यानी कि अगर मैं बात करूं, पहला नियम जो था इनका वो था प्रभाविता का नियम, ठीक है। एक था इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है, पृथक्करण का नियम, ठीक है। और अगर हम बात करें एक और जो नियम था मेंडल का, इसको हम बोलते हैं कि क्या कहते हैं, एक और नियम था जिसको 3 तरह के नियम थे यहाँ पे। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है, जो रूल ऑफ द डोमिनेंस, और एक और नियम था जो एकदम से मेरे दिमाग से स्लिप हो गया है अभी, है ना। ओके, तो 3 नियम थे यहाँ पे जो कि मेंडल ने दिए थे, और मेंडल के इन 3 लॉ के ऊपर ही अगर हम बात करें, मेंडल के जो ये 3 लॉ थे, उन्हीं 3 लॉ के बेसिस पे ही क्या हो गया, पूरी जेनेटिक्स जो है उसका एक फाउंडेशन जो है वो बना हुआ है, ठीक है। बाद में बेटसन आए थे जिनको फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स कहा जाता है। तो बेटसन ने बताई थी सारी चीजें, ठीक है। हाँ जी बच्चों, तो हम लोग मेंडल के लॉज के बारे में बात कर रहे थे। जो 3 लॉ थे, फर्स्ट लॉ जो था प्रभाविता का नियम, ठीक है। प्रभाविता का नियम ये कहता है कि जैसे कि अगर हम बात करें कि कोई भी जो प्रभावी जीन जो होता है, जो डोमिनेंस जीन जो होता है, वही अपने आप को एक्सप्रेस करता है अगली पीढ़ी के अंदर। सेकेंड रूल जो था उनका वो था सेग्रीगेशन का लॉ, यानी कि जब भी युग्मक जो बनते हैं वो अलग अलग पृथक पृथक बनते हैं, ठीक है। और तीसरा नियम था उनका स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, या इसको विसर्जन का नियम भी बोलते हैं, कि जो अलग अलग जीन्स जो है वो जरूरी नहीं है वो जिस ट्रेंड में चल रहे हैं उसी ट्रेंड के अंदर वो वापस से आके बाइंड होंगे, वो अलग अलग भी मतलब एक नए उत्पाद भी बना सकते हैं, है ना। तो इसके बारे में हमें मेंडल ने बताया था, और उनके इसी मतलब उनका बहुत ही उत्कृष्ट जो था वो एक क्या बोलते हैं उस चीज को, कि उनका बहुत ही उत्कृष्ट एक प्रयोग थे, और उन्हीं प्रयोगों के आधार के ऊपर जो भी उन्होंने काम किया, उन्हीं प्रयोगों के आधार के ऊपर उनको एक उपाधि दी गई जिसको हम बोलते हैं फादर ऑफ द जेनेटिक्स, यानी कि आनुवंशिकता के जो पिता माना गया, वो किसको माना गया, वो ग्रेगर जोहान मेंडल को माना गया, ठीक है। चलिए, तो इसके बारे में मेंडल जी ने कौन कौन से रूल्स दिए थे या क्या क्या चीजें थी, इनके बारे में डिटेल में आपको बताऊंगी अपने अगले वीडियो के अंदर, है ना। तो बहुत बहुत ध्यान रखिए अपना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और बहुत अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। जो भी आपको प्रॉब्लम हो वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं कोशिश करूंगी आपकी क्वेरीज को अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर सॉल्व करने की, है ना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ओके, ऑल द बेस्ट बच्चों।